arterial blood gases, respiratory and metabolic acidosis and alkalosis। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास आर्टीरियल ब्लड गैसेस एबीजी क्या है। ये आपको समझ आ गया, आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, गैसेस इन आर्टीरियल ब्लड, बस सिंपल जो इसका वर्ड है इसी से बहुत क्लियर हो रहा है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। अच्छा, इसमें आपको पता होना चाहिए आर्टीरियल ब्लड हम किसी भी आर्टरी से ले सकते हैं, जो भी हमारे पास रेडियल, ब्रेकियल, फीमोरल, कोई भी आर्टरी से आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो गैसेस की हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो देखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा अभी, आर्टीरियल ब्लड गैसेस हमारे पास क्या है, गैसेस इन द आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, ये कहाँ से हम लेंगे, आर्टरीज, ऑब्वियसली फ्रॉम रेडियल, ब्रेकियल या फीमोरल आर्टरी। और इसमें हम देखते क्या है कि अच्छा, इसमें तीन चीजें देखते हैं। अभी तो मैंने आपको गैसेस के बारे में बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसमें असल में जो तीन चीजें देखते हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस में हम एनालाइज क्या करेंगे। हम इसमें देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कितनी है, इसकी सैचुरेशन कितनी है, इसका पार्शियल प्रेशर क्या है। वेंटिलेशन में हम क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है। और एसिड बेस में हम देखेंगे प्रोटॉन आइंस और बाइकार्बोनेट आइंस। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। सबसे पहले ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन में हमने क्या देखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन की सैचुरेशन। ऑक्सीजन की सैचुरेशन से क्या मतलब है कि हीमोग्लोबिन कितनी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में बाउंड होगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाउंड टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कितने हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बाइंड हुआ है, इसका क्या मतलब है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेशन में हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें हम मेनली देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम क्या देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एसिड बेस बैलेंस में, अभी एसिड बेस बैलेंस का आपने जो लेक्चर नंबर 1 लिया होगा आपको पता होगा कि एसिड बेस बैलेंस में हम क्या देखेंगे, प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये सारी चीजें हम ब्लड में चेक करेंगे। इससे क्या होगा, ताकि हमें पता चल जाए भाई रेगुलेटरी मैकेनिज्म सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस को एनालाइज करते हैं। अभी आपने क्या सीखा, एबीजी का क्या मतलब है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, गैसेस इन दी आर्टीरियल ब्लड। ये हम क्यों निकालेंगे आर्टरी से, ये इसलिए निकालते हैं ताकि हमें ऑक्सीजनेशन के बारे में पता चल सके, वेंटिलेशन के बारे में पता चल सके और एसिड बेस बैलेंस के बारे में पता चल सके। ऑक्सीजनेशन के बारे में हम किस तरह पता लगाएंगे, थ्रू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वेंटिलेशन के बारे में थ्रू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एसिड बेस बैलेंस के बारे में थ्रू हाइड्रोजन आइंस एंड बाइकार्बोनेट आइंस। ठीक है, हाइड्रोजन आइंस से हमें क्या पता चल जाएगा, पीएच। ठीक है, अब मैं आपको इन सबकी जो नॉर्मल वैल्यूज है वो बता देती हूँ। ठीक है, ऑक्सीजनेशन में हमें पता चल रहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की एक नॉर्मल वैल्यू क्या है, 80 to 100 mmHg। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होगा, इससे कम होगा, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अच्छा ऑक्सीजन का बैलेंस डिस्टर्ब है बॉडी में। वेंटिलेशन में हम क्या देख रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास क्या है, 35 to 45 mmHg। इसका भी कम ज्यादा होने से हमें पता चल जाएगा कि एसिडोसिस तो नहीं है, एल्कलोसिस तो नहीं है, अभी वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और एसिड बेस बैलेंस में मैंने आपको बताया, हमें हमें पता चल रहा है पीएच के बारे में। नॉर्मल बॉडी की पीएच हमारे पास क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, इंटरनल एनवायरनमेंट की पीएच होती है 7.35 to 7.42। ठीक है, ये हमारे पास रेंज है। प्रोटॉन से प्रोटॉन से हम क्या करते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं। पीएच क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। तो बॉडी का नॉर्मल पीएच क्या है, 7.35 to 7.4। ठीक है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस के हमारे पास नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, 22 to 26 mmHg। इनकी वैल्यूज, इनकी रेंजेस में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि हमारी बॉडी कोलैप्स कर सकती है, हमारे मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, बिटवीन 80 to 100। कार्बन डाइऑक्साइड की होगी 35 to 45। पीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 7.35 to 7.42। और बाइकार्बोनेट की हमारे पास 22 to 24। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं।
ठीक है। अच्छा पीएच, अभी मैंने आपको बताया था कि पीएच की नॉर्मल हमारे पास, अच्छा आप इसमें एक बात समझे, न्यूट्रल क्या होता है, 7। 7 से हम इस तरफ जाएंगे, जब 7 से 6 5 4 3 2 1, तो ये क्या होगा, कम होता जाएगा, इसको हम कहेंगे एसिडिक। और जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, बेसिक। ठीक है। अच्छा नॉर्मल बॉडी का पीएच क्या होता है हमारे पास, 7.35 टू 7.45। अगर इससे कम वैल्यू हो गई हमारी बॉडी की, ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, एसिडिक मीडियम की तरफ जा रहे हैं। बॉडी में क्या हो सकता है, एसिडोसिस। इससे अगर कम हमारे पास पीएच होगा तो बॉडी में क्या होगा, एसिडोसिस। पीएच क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है, इज इक्वल्स टू एसिडोसिस। ठीक है। अगर हम 7 से आगे जाएं, 8 9 10 11, तो ये आपको मैंने बताया, अगर 7.45 से आगे जाएं, ये समझे यहाँ पे है 7.35 और यहाँ पे है 7.45। ठीक है। अब अगर हम इससे आगे जाएं तो हमारे पास क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है और बॉडी में क्या होगा, बॉडी में होगा एल्कलोसिस। ठीक है। तो अब आपने क्या समझा है कि पीएच अगर हमारी बॉडी में 7.35 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। और अगर पीएच बॉडी में, ये मैं आपको लिख देती हूँ, कम हो, अगर 7.42 है, वैसे मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया, 42 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस। ठीक है। ये आपको दिमाग में बिठा देना है फर्स्ट ईयर के हवाले से। एसिडोसिस और एल्कलोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बिल्कुल फिंगर टिप से पता होना चाहिए कि एसिडोसिस में क्या हो रहा है, पीएच हमारे पास कम हो रहा है, एल्कलोसिस में क्या हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है। ठीक है। अगर ये आपको याद हो गया ना, सिर्फ ये दो बातें अगर आपको याद हो गई, तो इससे आप बहुत सारी चीजें आगे समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम आएंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। अब क्या होगा, इसमें एसिडोसिस तो हो रहा है, आपको समझ आ गया भाई एसिडोसिस से पीएच कम हो रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया पीएच कम हो रहा है। अब रेस्पिरेशन में आप ये बात एक याद रखें कि रेस्पिरेशन का जब भी जिक्र होगा तब क्या चीज आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू क्या थी बॉडी के अंदर, 35 टू 45 mmHg, ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू थी। अब क्या होगा कि जब भी हमारे पास बॉडी में 45 mmHg से ज्यादा जब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन होगी तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ठीक है। क्या होगा, जब भी 45 mmHg से ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मैंने आपको क्या बताया, आपको कार्बन, इसमें आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपको क्या बातें याद रखनी है, एसिडोसिस से आपको ये समझ आ गया पीएच कम हो रहा है। इसमें आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कंसेंट्रेशन क्या होती है, 35 टू 45 mmHg। सही है, ये आपको समझ आ गया, ज्यादा होती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास 45 से ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। इसके कॉजेस क्या हैं, इसके कॉजेज हैं लंग डिजीजेस। लंग डिजीजेस जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो गया हमारे पास, एम्फिसीमा हो गया, इसकी और भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। ठीक है। इस तरह के जितने भी हमारे पास लंग डिजीजेस आ जाएंगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के जितने भी डिजीजेस आएंगे, वो सब हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आएंगे। इसमें आपको समझ आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है हमारे पास, ज्यादा हो रही है, 45 से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और पीएच क्या होगी, कम होगी। ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये दो आपने याद रख लिया, मतलब आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अच्छा, अब इसमें आपको समझ आ गया कि हमारे पास क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है। पीएच इंक्रीज कैसे होगा, कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 35 से कम हो रही है। रेंज क्या थी, 35 टू 45, क्या हो रहा है, 35 से कम हो रही है। ठीक है। अब मैं आपको उसको याद रखने का तरीका बता दूंगी, क्योंकि अगर आगे आप मेटाबॉलिक भी पढ़ेंगे तो इन चारों को याद रखने के मैं आपको एक टर्म भी बता दूंगी किस तरह आप याद रख सकते हैं। अभी आप सिर्फ सिंपल समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम हो रही है और पीएच बढ़ रही है। ठीक है। और इसमें अब मैं आपको इसके कॉजेस क्या है, इसका कॉजेस है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन किस वजह से, ड्यू टू एंजाइटी या स्ट्रेस।
ठीक है। अब आपने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस में आपने क्या याद रखा कि हमारे पास कार्बन, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, ये सिंपल आपने ये चीजें याद रख ली, इनके कॉजेज याद रखने हैं ये। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नाउ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज रिलेटेड विद किडनी एंड बाइकार्बोनेट आयंस। किडनी इज रिलेटेड विद बाइकार्बोनेट आयंस। आपने पढ़ा होगा कि ये बाइकार्बोनेट आयंस की रीअब्सॉर्प्शन कराता है और इस तरह हमारे पास एसिड बेस बैलेंस करवाता है बॉडी में। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयंस की एक नॉर्मल रेंज क्या है हमारे पास, 22 टू 26 mmHg। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट आयंस 22 mmHg से कम हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पीएच भी कम हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये 22 mmHg से कम हो रहा है और उसकी वजह से हमारे पास पीएच भी कम हो रहा है। इसके कॉजेस क्या है हमारे पास, डायबिटीज हो गया, कीटो एसिडोसिस, डायरिया। ठीक है, डीकेडी, ये इसका आप एक वो याद रख लें, एक्रोनियम कहते हैं, डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस एंड डायरिया। ठीक है, इसमें मैं आपको एक दफा रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास इसमें मेटाबॉलिक में आपको क्या याद रखना है, किडनी, और किडनी इज रिलेटेड विद बाइकार्बोनेट आयंस। इसकी वैल्यू क्या थी, 22 टू 26। 22 से कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में आ जाए हम। अभी इसमें वापस से वही चीज रिपीट होगी, बाइकार्बोनेट आयंस की वैल्यू क्या थी, 22 टू 26। ठीक है, 26 से ज्यादा वैल्यू हुई तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बाइकार्बोनेट भी ज्यादा हो गया और पीएच भी बॉडी में बढ़ गया। ठीक है, इसके भी आप कॉजेज, इसके कॉजेज आप ये याद रख लें, वॉमिट। अच्छा, अब इन चारों को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, इनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सम अप करके बता देती हूँ। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इनको याद रखने का तरीका क्या है, रोम, ROME। इसमें आपको मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेटरी इज रिलेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक इज रिलेटेड विद बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एसिडोसिस है तो क्या होगा, पीएच हमेशा, क्या बताया था मैंने, एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच हमेशा हमारे पास कम की तरफ जाएगी। ठीक है, एल्कलोसिस होगा तो क्या होगा, पीएच हमेशा ज्यादा की तरफ जाएगी। इसमें क्या होगा, जैसे रोम में क्या है, आर का मतलब है रेस्पिरेटरी और ओ का मतलब है ऑपोजिट। रेस्पिरेटरी में हमेशा ऑपोजिट होगा। जैसे एसिडोसिस में पीएच कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। ठीक है, बाइकार्बोनेट में क्या है, मेटाबॉलिक और इक्वल। रोम का क्या है, ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। ये आपको याद रखना है। मेटाबॉलिक में क्या होगा, एसिडोसिस में हमारे पास पीएच कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट आयंस भी कम होंगे। ठीक है, इसमें पीएच बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट का पार्शियल प्रेशर जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने सिंपल से मैंने इसको समराइज कर दिया, आई होप आपको याद हो गया। थैंक यू।